गुड इवनिंग, हेलो, हाय हाय श्वेता। चलिए भाई, स्वागत है हमारे दुनिया में आपका, है ना। चलिए भाई, जुड़ जाइए, फटाक से जुड़ जाइए, फिर चलते हैं आगे की तरफ। जुड़ जाइए बच्चा, फटाक से। हेलो हेलो श्वेता। और कौन है भाई, फटाक फटाक जुड़ जाइए। फटाक से जुड़ जाइए बच्चा, जुड़ जाइए फटाक से, उसके बाद चर्चा करते हैं। अरे आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जुड़ जाओ भाई। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो, कोर्स के बारे में डिटेल है। दोस्तों को बताओ, जो भी हैं अपने यार दोस्त, क्या कहते हैं, रिश्तेदार, जो भी हैं, हम कह सकते हैं अपनी भाषा में, उन सबको बताओ भाई, फटाक से इंकरेज करो कि जाके जुड़े और लाभ लें भैया अपने CVT बैच का, क्योंकि भाई पढ़ना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलिए भाई, हम कोर्स के ऊपर आते हैं। आज जो पढ़ने वाले हैं भाई, हम लोग कितना लेट करते हैं भाई, 10 मिनट लेट हुआ होगा, आई होप। चलिए भाई, कोर्स के ऊपर चलते हैं। कोर्स के बारे समझ गए होंगे, ठीक है। अब थोड़े से अणु संघ के गुणधर्म पढ़ने हैं। आज क्या पढ़ने बच्चा, अणु संघ के गुणधर्म, इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसको अंग्रेजी में कहते हैं भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणु संघ के गुणधर्म, ऐसा गुणधर्म बच्चा जो निश्चित आयतन में क्या कहता हो, जो उसके संगठन पर निर्भर नहीं करता हो, संरचना या संगठन पर निर्भर नहीं करता हो, क्या हो, सिर्फ और सिर्फ संख्याओं पर निर्भर करता हो। कणों की, क्या बोला, अवाष्पशील विलय युक्त तनु विलयनों के कुछ गुण, तनु विलयनों के कुछ गुण जो होते बच्चा, कुछ गुण उनके निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर ही निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं, विलय की कणों की संख्या पर ही निर्भर करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो कणों की संख्या पर निर्भर करेगा, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा, किस पर नहीं करना चाहिए, विलय की संरचना और इसका संगठन, इन दोनों के ऊपर निर्भर नहीं करना चाहिए। ऐसे ये निर्भर नहीं करता है तो उसे क्या कहेंगे, अणु संघ गुणधर्म कहेंगे। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन या अवनमन भी कह लेते हैं। एक होता है विलयन का पराशर दाब, एक होता है क्वथनांक का उन्नयन, और एक होता है हिमांक का अवनमन। इसको कक्षा 12 में आपने बड़े आसानी से, बहुत अच्छे से समझा था, पढ़ा था, सारी चीज आपने किया हुआ था, ठीक है। तो इनके बारे में चर्चा, बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ हो भाई, बिल्कुल हो आप, श्वेता जी आप तो बिल्कुल हो, ठीक है। ठीक है भाई, बात समझ गए। तो ये सारी चीज होती हैं। इसका मतलब बोल रहा है, अणु संघ गुणधर्म विलयन में उपस्थित विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, जबकि सामान्य अवस्था में विलय विद्युत अनअवघट्य है। विलय जो बच्चा है वो विद्युत अनअवघट्य है। यदि वो विद्युत अवघट्य हो गए तो जल के अंदर जाके क्या कर जाएंगे, वो घुल जाएंगे और वाष्पशील, वो घुल जाएंगे, आयनों में टूट जाते हैं, ठीक है। देखो यार क्या बोला है, विद्युत अनअवघट्य है, किंतु विलय विद्युत अवघट्य है तब आयनों की विभाजित हो जाता है और प्रत्येक आयन के कण एक समान व्यवहार करते हैं, इसलिए अणु संघ गुणधर्म को प्रभावित उसे बढ़ा देता है। एक बात, बड़ी अच्छी बात बोली, यहीं पे एक बात उसने बोल दी है, बहुत ही अच्छी बात बोल दी है। यहीं से एक बात सीखने लायक है आपको। देखो
यदि विद्युत अनअपघट्य पदार्थ है, अनअपघट्य का मतलब होता है बच्चा विलयन में ये टूटेगा नहीं, विलयन में अपने आयनों में नहीं टूटेगा। यदि कोई पदार्थ विद्युत अनअपघट्य है, यदि वो अपने आयनों में नहीं टूटता है तो वो क्या करेगा, जैसे मेरे पास मान के चलो मेरे पास कोई परमाणु है, जैसे कि मैं मान के चलता हूं मेरे पास कोई पदार्थ है NaNH3 मान के चलता हूं, या फिर A है AB है, मान के चलो AB है, यह विद्युत अनअपघट्य है। क्या है, विद्युत अनअपघट्य। बहुत अच्छी बात है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी बात से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ लिया जाते हैं आपसे। विद्युत अनअपघट्य है, विद्युत अनअपघट्य होने का मतलब अनअपघट्य, अनअपघट्य, विद्युत अनअपघट्य है। इसका अर्थ यह हुआ कि ये क्या करेगा बच्चा, ये अपने आयन में नहीं टूटेगा, अपने आयन में नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, ठीक है। क्या करेगा बच्चा, अपने आयन में तो नहीं टूटने वाला। बात समझ गया ना, बड़ी अच्छी बात, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन देख लेना इसका, यहीं से क्वेश्चन आएगा। जब अपने आयन में नहीं टूटेगा तो ये एक अणु के समान कार्य करेगा, एक अणु के समान, क्योंकि संख्या पे निर्भर कर रही है। अरे अभी समझ ले क्या बोला है पीछे, किस पे निर्भर कर रही है, विलेय कणों की संख्या। तो यहां पर AB की संख्या क्या है, ये एक अणु है, AB एक साथ है तो एक अणु है, इसकी संख्या कितनी है, एक है। कितनी संख्या है, एक है। यदि मान के चलो मेरे पास C और D है, कोई कोई कंपाउंड मेरे पास CD है, क्या है बच्चा, CD है, या XY है, कोई पदार्थ XY है जो कि विद्युत का अपघट्य, विद्युत अपघट्य है, अपघट्य है बच्चा। क्या है हमारे पास, ये अपघट्य है, अपघट्य। क्या बच्चा, विद्युत अपघट्य है। अपघट्य है तो इसका मतलब यह हुआ, अपघट्य है इसका मतलब यह हुआ यह आयन में टूटेगा, यह अपने आयन में टूटेगा। क्या करेगा बच्चा, अपने आयन में टूट जाएगा। यदि ये अपने आयन में टूट जाएगा, बड़ी अच्छी बात बोली है, क्या है, अपने आयन में टूट जाएगा। अपने आयन में टूटेगा तो क्या बनाएगा, x है तो x प्लस बनाएगा, मान के चलो x प्लस बनता है और y माइनस बनता है। तो यहां पर अणुओं की संख्या कितनी हो गई, यहां पर अणुओं की संख्या क्या हो गई बच्चा, एक इसका और एक इसका, टोटल अणुओं की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। यहां पे अणुओं की संख्या कितनी थी, 1 थी। अब एक बात बताओ, संख्या के रूप में कौन ज्यादा है, संख्या के रूप में कौन ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है या फिर ये वाला ज्यादा है, ये संख्या ज्यादा है, ये ज्यादा बड़ी है। तो ये जब विद्युत अपघट्य कोई पदार्थ होगा, जब कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ होगा तो वो क्या करेगा, अणु संख्या गुणधर्म को बढ़ा देता है। यही बात बोला है, प्रभावित करके उसे बढ़ा देता है। कब, जब प्रत्येक आयन अपने एक कण के समान व्यवहार करते हैं, यानी एक कण ये हुआ, दूसरा कण ये हुआ, यानी टोटल 2 कण हो गए, 2 कणों की संख्या बढ़ गई, कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या करेगा, अणु संख्या गुणधर्म जितने होंगे सब के सब बढ़ जाएंगे। बात समझे ना। यदि मैं अणु संख्या गुणधर्म की बात करूं, C6H12O6, ये क्या है मेरे पास, ग्लूकोज है, विद्युत अनअपघट्य है, ये पानी में जाने के बाद अपने आयनों में नहीं टूटता है। तो इसका मतलब यहां पर अभी ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का एक अणु है, इसके अणुओं की संख्या कितनी है बच्चा, 1 है। यदि मैं यहीं पे NaCl डाल दिया, क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया, तो इसके अणुओं की संख्या कितनी जाएगी, Na+ और Cl-, इसका मतलब अणुओं की संख्या कितनी हो गई, 2। तो मैं पूछूंगा किसका अणु संख्या गुणधर्म ज्यादा है, इस वाले ग्लूकोज वाले का अणु संख्या गुणधर्म ज्यादा है या फिर आपका नमक का ज्यादा है। तो किसका बताओगे, नमक का ज्यादा बताओगे। किसका बताओगे ज्यादा, नमक का बताओगे। क्यों, क्योंकि यहां पे अणुओं की संख्या 2 है, यहां पे अणुओं की संख्या 1 है। जहां पे अणुओं की संख्या ज्यादा दिखेगी वहां हम मानेंगे क्या, उसे मानेंगे उसका अणु संख्या गुणधर्म ज्यादा होगा। यही बात इसने बोली है। मैक्सिमम क्वेश्चन देखना यहीं से आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन देख लेना यहीं से आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन। बड़े पते की बात बता रहा हूं, यही इंटर में आपने इसको पढ़ा था, इंटर में पढ़ा था लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ा था। ये बात बड़ी बेसिक चीज है, इंटर के पहले ही बेसिक बात है, ये बेसिक बात है, सबसे आसान बात है।
यही बात सबसे आसान थी और सबसे बेसिक थी। जहां से आप छोड़ के जाते हो ना, जो आप लगता है नहीं यार ये नहीं पढ़ना है या ये बेसिक है, बहुत ज्यादा ये है या वो है, तो वहीं से पूछता है क्वेश्चन, उसी को ध्यान देना यहां पर है, उसी चीज को ध्यान देना है। बात समझ गया बच्चा? तो बोल रहा है प्रत्येक अणु संघ गुणधर्म अन्य से संबंधित रहता है, अन्य से संबंधित है। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और पराशर दाब के सीधे ही समानुपाती। इसका मतलब इसके कणुक संख्या जो होती है इनके समानुपाती डायरेक्टली होती है। ये कणुक संख्या बढ़ जाएगी वैसे इसके अणु संघ गुणधर्म क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। अब आ जाते हैं पहला, वाष्प दाब में अवनमन। ये अणु संघ गुणधर्म का पहला गुण है, वाष्प दाब में अवनमन। क्या है बच्चा? वाष्प दाब में अवनमन। बात समझ गया? इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं? फटाक से बता दे भाई, फटाक से बता दे, फिर आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ा जाए। फटाक से बताओ। हाँ या ना बोल भाई। चल भाई आगे चल। बोला वाष्प दाब में अवनमन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर को कहते हैं वाष्प, प्रेशर को दाब, और लोअरिंग का मतलब अवनमन। किसके अंदर? ठीक है, बात समझ गए? देवानंद हाँ सर आ गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल बढ़िया बच्चा, बिल्कुल बढ़िया। बात समझ गया? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब में अवनमन करना है। तो देखिए वाष्प दाब में अवनमन, देखिए बच्चा अवनमन तो जानते हो क्या होता है? अवनमन क्या होता है भाई? अवनमन क्या होता है भाई? क्या होता है अवनमन? अवनमन को समझने से पहले हमें राउल्ट का नियम समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा बच्चा? राउल्ट का नियम समझना पड़ेगा। सॉरी कहां से गया? देखिए इसको समझने से पहले बच्चा हमें थोड़ा सा क्या समझना पड़ेगा? हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, हमें थोड़ा समझना पड़ेगा राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम के आधार पे ही वाष्प दाब निकाला जा सकता है और वाष्प दाब में अवनमन निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले हमें किसको पढ़ना पड़ेगा? राउल्ट के नियम को पढ़ना पड़ेगा। किसको? राउल्ट के नियम को पढ़ना पड़ेगा। बात समझ गया भाई? बता दे भाई, बात समझ गया? ठीक है भाई, तो समझिए। देखिए तो लोअरिंग प्रेशर समझने के लिए पहले देखो, लोअरिंग प्रेशर का मतलब होता है, यदि मान के चलो, थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूं, थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूं। देख भाई, देख भाई, मेरे पास मान के चलो एक डब्बा है ये, इसके अंदर मैंने क्या भर दिया बच्चा? इसके अंदर समझना भाई, ध्यान से समझना, इसके अंदर मैंने क्या भर दिया? द्रव भर दिया। क्या भर दिया? द्रव भर दिया। ये द्रव है, नीला रंग का ये द्रव है, ठीक है, जो भी रंग है। क्या है बच्चा? हमारे पास ये द्रव है। क्या है? द्रव है। द्रव का मतलब पानी समझ लेते हैं, पानी। क्या है? पानी। पानी इसका मतलब जल, जल है, ठीक है, जल है मेरे पास। अब मैं इसको उड़ाऊंगा, इधर से मैं आग लगा दूं। क्या लगा दूं बच्चा? आग लगा देता हूं, आग लगा दूं तो क्या हो जाएगा? यदि मैं यहां से क्या कर दूं? बर्नर द्वारा क्या कर दूं बच्चा? आग लगा देता हूं तो ये क्या करेगा? भाप बनेगा, भाप बनेगा। इसके ऊपर यदि मैं ढक्कन लगा दूं, कोई ढक्कन लगा देता हूं, ऐसे बंद कर दूं इसको, क्या कर दूं बच्चा? इसको इस तरीके से क्या कर दूं? बंद कर दूं, तो ये भाप बनेगा। भाप बनेगा तो कहां जाएगा? ऊपर भागेगा। वाष्प बन के कहां जाएगा? वाष्प बन के ऊपर जाएगा।
और इनके सतह पर, कहां पे भाई, इनके सतह पर, इनके सतह पर, इनके सतह पर जाके क्या करेगा, दाब लगाएगा। क्या लगाएगा, दाब लगाएगा। क्या लगाएगा, दाब लगाएगा। इसी दाब को हम क्या बोलेंगे, वाष्प दाब बोलेंगे। क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चा, वाष्प दाब कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, इसका मतलब ये हुआ, ये भाप बनाया, इसको ऊपर उठाएगा। जैसे कि आपने भाप का इंजन पढ़ा होगा, यदि भाप के इंजन के बारे में फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो उसमें वाट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने यही तो देखा था। केतली थी, उनके घर में केतली थी, पानी उबल रहा था, उसका जो ढक्कन था बच्चा, वो क्या कर रहा था, बार बार ऊपर उठ रहा था, बार बार ऊपर उठ रहा था। जब पानी गर्म हो रहा था, भाप निकल रहा था, वो ऊपर उठ जाता था। तो इन्होंने क्या कर दिया, उसके ऊपर एक क्या कर दिया भाई, कंकड़ रख दिया, पत्थर रख दिया, छोटा सा पत्थर रख दिया, ठीक है। कुछ देर तो बैठा रहा, फिर कुछ देर के बाद वो फिर से भाप बना और फिर से ऊपर उठने लगा। क्या हुआ बच्चा, फिर से वो ऊपर उठने लगा। तो उनको लगा कि भाप क्या कर रहा है, कुछ न कुछ काम कर रहा है। किसके ऊपर, उस केतली के ढक्कन के ऊपर क्या कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, उसके ऊपर बल लगा रहा है। बल लगा रहा है इसका मतलब दाब लगा रहा है, दाब लगा रहा है, इसलिए वो ऊपर जा रहा है। क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये क्या करेंगे, दाब लगाएंगे ऊपर, ये ऊपर भागने की कोशिश करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, वाष्प दाब बोलेंगे। बात समझ में आई। अब मान के चलो इसी पानी के अंदर, अब मुझे बताना, ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझना। मैं यही लेके आता हूं, यही लेके आता हूं भाई, यही लेके आता हूं। इसके अंदर मैंने पानी मिलाया हुआ है, पानी मिलाया हुआ है, और इसके अंदर मैंने कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। क्या मिला दिया बच्चा, अवाष्पशील पदार्थ, कोई अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ, यही आपने देखा है, अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। हमें भी वाटर, भाई आपको भी मिलेगा वाटर। ठीक है भाई, ठीक है भाई, बात समझ गया। अवाष्पशील पदार्थ जैसे ही मिलाओगे तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जाके घुल जाएगा, इसके अंदर घुल जाएगा। घुल गया, मान के चलो क्या हुआ, घुल गया। अब इसके अंदर मैंने क्या लगा दिया बच्चा, आग लगाऊं। मैं इसके अंदर क्या करूं, आग लगाता हूं, ऐसे इस तरीके से क्या करता हूं, आग मान के चलो लगा दिया। तो क्या हुआ, ये क्या करेगा, इसके ढक्कन के ऊपर क्या करेगा, दाब लगाएगा, इसके ढक्कन के ऊपर दाब लगाएगा। तो एक बात बताओ, यदि एक बात बताना जरा, इसके ऊपर क्या करेगा, एक दाब लगेगा, इसी दाब को क्या बोलेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। क्या कहेंगे, वाष्प दाब कहेंगे। अब एक बात बताओ, ये वाष्प दाब किसका था, ये वाष्प दाब किसका था, जल का था। और यहां पर अवाष्पशील पदार्थ और पानी भी इसके अंदर पहले से मौजूद है। क्या है, पानी पहले से मौजूद है बच्चा, जल पहले से मौजूद है। दोनों को मिला दोगे तो ये क्या हो जाएगा, विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। क्या बनेगा, विलयन बन जाएगा। तो एक बात बताओ, इसका वाष्प दाब मान के चलते P है, P0 है, इसका वाष्प दाब मांग चलते P0 है, इसका वाष्प दाब मांग चलते PS है। क्या है, PS है। ये विलायक का वाष्प दाब है और ये क्या है, विलयन का। पानी हमारा क्या होता है, विलायक ही तो होता है, विलायक हुआ ना बच्चा, विलायक हुआ ना। और ये क्या है, विलयन का वाष्प दाब। एक बात मुझे बताओ, इसमें से किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, किसका वाष्प, देखो जिसमें ज्यादा वाष्प बनेगी उसमें दाब भी ज्यादा होगा, जिसके वाष्प कम बनेगी उसका वाष्प दाब कम होगा। तो मुझे बताना किसका वाष्प दाब इसमें ज्यादा होगा, फटाक से मुझे बताओ बच्चा, किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा इसके अंदर, फटाक से बताइए भाई मुझे, किसका वाष्प दाब इसमें ज्यादा होगा, फटाक से बताइए, फटाक से बताइए किसका वाष्प दाब इसके अंदर ज्यादा होगा। बता दे बच्चा, बता दे भाई, बता दे लल्ला, बता दे जल्दी से। बता दे भाई किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा। अरे जवाब तो दे दे भाई। किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, इस वाले का ज्यादा होगा, यानी कि PS क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, P0 ग्रेटर होगा किससे, PS को। क्यों, क्योंकि देखो यहां पे सिर्फ और सिर्फ पानी है, अवाष्पशील का मतलब यहां पे ये वाष्प नहीं बनेगा। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, वाटर का ज्यादा होगा, बिल्कुल सही। अब एक बात बताओ, इसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ पानी था, भाप बनने, वाष्पशील था, पानी क्या होता है, वाष्पशील होता है। ये फटाक से जितना वाष्पशील होगा उतना ज्यादा पानी भाप बनेगा, जितना भाप बनेगा उतना ज्यादा दाब बढ़ेगा।
इसमें क्या होगा, अवाष्पशील मिलाने से इसका जो टेम्परेचर है कौन ले रहा है, कौन ले रहा है बच्चा, ये हरा रंग जो अवाष्पशील पदार्थ है वो भी तो खा जा रहा है टेम्परेचर। वो क्या करता है, पानी की सतह के ऊपर चिपक जाता है, पानी की सतह के ऊपर, आपने इंटर में पढ़ा होगा, पानी की सतह के ऊपर घेरा बना लेता है, जिससे क्या होता है, जो पानी को मिलना चाहिए, जो टेम्परेचर पानी को मिलना चाहिए वो पानी को ना मिलके किसको जा रहा है, ये वो अवाष्पशील पदार्थ ले जा रहा है। जैसे मान के चलो अभी मैं हूं, अकेला मैं हूं, यदि कोई बंदा है, कोई बंदा अकेला है तो उसको 10 रुपया दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, 10 रुपया दिया जा रहा है, ठीक है, 10 रुपया दिया, तो उसमें से क्या हुआ, उसको 10 का 10 पूरा अकेले मिल जाएगा। यदि वहीं पे दो भाई एक साथ हो जाएं, यदि 2 भाई आ गए तो क्या हो जाएगा, 2 भाई आ जाएंगे तो वहां पर 10 रुपया दोगे तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, 5-5 का बंटवारा करना पड़ेगा। अब जो 5 रुपया मिल रहा था, यानी कि पर व्यक्ति कितना मिलेगा, यहां पर भाप कौन बनेगा, भाप बच्चा कौन बनेगा, यहां पे भाप कौन बनेगा, पानी ही बनेगा, भाप पानी बनेगा। ये अवाष्पशील पदार्थ तो उड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये अवाष्पशील है, क्या है, अवाष्पशील है। ये क्या बच्चा, वाष्पशील पदार्थ पानी है तो पानी भाप बनेगा, लेकिन भाप को उतना पानी को उतना टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा, क्यों, क्योंकि 2 लोग आ गए तो इस टेम्परेचर का बंटवारा हो गया, क्या हुआ, बंटवारा हो गया, इस वजह से इसका वाष्प दाब कम, क्योंकि वाष्प ही कम बना तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चा, P0 माइनस PS। यदि मैं कहूं वाष्प दाब में अवनमन क्या होगा, वाष्प दाब में अवनमन का मतलब होता है बच्चा, अवनमन का मतलब होता है कमी, क्या होता है, कमी। तो मैं पूछूं कि वाष्प दाब में कमी कितनी आई, पहले P0 था, बाद में PS आ गया, तो कितना कम हुआ, P0 बड़े वाले में से छोटा घटा लेंगे तो क्या होगा, P0 माइनस क्या हो जाएगा, PS हो जाएगा, कमी क्या हो जाएगी, P0 माइनस PS हो जाएगा। सबको बात समझ में आ गई, बात तो सबको समझ में आ गई ना। अब वाष्प दाब में अवनमन, आपेक्षिक अवनमन निकालना है, आपेक्षिक करना है, तो P0 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, आपेक्षिक निकल जाएगा। अभी मैं बता देता हूं उसको, तो ये बात समझ में आ गई सबको। अब समझना बच्चा, थोड़ा सा मुझे क्या समझना पड़ेगा, वाष्प दाब को समझने से पहले इसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा, द्रव की प्रकृति। पहले वाष्प दाब में अवनमन हुआ क्यों, ये समझ लेते हैं। तो वाष्प दाब की पहली प्रकृति क्या है, द्रव की प्रकृति, द्रव जिसमें दुर्बल अंतरा आणविक आकर्षण बल है, वाष्पशील होते हैं और उनका वाष्प दाब भी अधिक होता है। उदाहरण के लिए डाई मेथिल ईथर का वाष्प दाब एथिल अल्कोहल की तुलना में अधिक होता है, क्यों, क्योंकि एथिल अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बंद होता है, जिसकी वजह से इसका वाष्प दाब कम हो जाता है, और डाई मेथिल ईथर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती है, जिसकी वजह से इसका क्या होता है, वाष्प दाब ज्यादा होता है, आसानी से उड़ जाता है, कोई पकड़ने वाला कोई है नहीं। एथिल अल्कोहल में क्या होता है बच्चा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक दूसरे से पकड़ लिए जाते हैं, पकड़ लिए जाएंगे तो वो क्या करेगा, वाष्प ज्यादा नहीं बनाएगा, ठीक है। दूसरी बात, टेम्परेचर की इफेक्ट आता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे वाष्प दाब बढ़ जाएगा। वाष्प की क्या होता है, ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ जाता है। इसका कारण यह है कि ताप बढ़ाने पर अणु क्या होते हैं, बहुत ही तेजी से वाष्पित हो जाते हैं। यदि ज्यादा वाष्पित होंगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सिर्फ सी बात है, वाष्पों की संख्या बढ़ जाएगी, वाष्प ज्यादा होंगे तो वाष्प दाब भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं द्रव की शुद्धता, यदि ज्यादा शुद्ध होंगे तो उनका वाष्प दाब ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, वही बात बोला गया है, ठीक है बच्चा। अब आ जाते हैं, इनको समझने के लिए राउल्ट का नियम समझना बेहद जरूरी है। राउल्ट का नियम बच्चा समझना बहुत ही जरूरी है। अब वाष्प दाब समझ, राउल्ट का नियम समझते बच्चा, वो राउल्ट का नियम समझना बेहद जरूरी है। क्या राउल्ट का नियम, राउल्ट ने क्या बताया था, राउल्ट ने बच्चा 1887 में एक बात बोली थी। क्या बोला था उसने, जब अवाष्पशील पदार्थ किसी द्रव में घोला जाए तब द्रव का वाष्प दाब कम हो जाता है। यही बात अभी पीछे मैंने समझाई है, वही बात मैंने समझाई है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार यह किसी दिए गए तापक्रम पर विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब जो होता है, किसी भी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है बच्चा, उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। क्या हो जाता है बच्चा, मोल प्रभाज के समानुपाती। पहली बात ये समझिएगा, जो किसी भी घटक का, मान के चले घटक ए है, इसका आंशिक दाब Pa है, तो ये क्या होगा, आंशिक दाब क्या हो जाता है बच्चा, उसके मोल प्रभाज के, उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यदि समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो Pa बराबर क्या हो जाता है बच्चा,
एक्स पी नॉट, पी ए नॉट, नॉट का मतलब शुद्ध अवस्था में ए, तो यही बात बोला है पी नॉट आंशिक वाष्प दाब जो होता है उसका मोल प्रभाज तथा उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब ये वाली बात हो जाएगी, यहां से निकल के फिर ये वाली, तो इस वाले से परिभाषा इसने बना के दिखा दिया आपको। बात समझ गए, बात समझ गए। विलयन का कुल वाष्प दाब मांग चलते हैं, विलयन का कुल वाष्प दाब पी कुल है, इसके घटकों का आंशिक दाब आंशिक दाबों का योग के बराबर होता है। यानी कि किसी भी घटक का मान के चलते हैं, जैसे मैं दिखा दूं आपको, समझिएगा, मान के चलते हैं क्या बोल रहा है, ये क्या कहना चाहता है ये समझिए, देखिएगा देखिएगा बच्चा। मान के चलते हैं इस वाले विलयन के अंदर ए पदार्थ मिलाया है आपने, और क्या मिलाया है, बी पदार्थ मिलाया है। क्या मिलाया है, बी पदार्थ मिलाया है, ठीक है। अब हम बोलते हैं ए वाले की मोलों की संख्या Na है और बी वाले की मोलों की संख्या क्या है बच्चा, बी एक्स क्या है बच्चा, मान के चलते हैं Nb है, और इसका जो मोल प्रभाज है बच्चा Xa है, और इसका मोल प्रभाज क्या है बच्चा, Xb है। बात समझ गए। अब एक बात बता रहा है, ये क्या कह रहा है, मान के चलिए ये विलायक है, मेरे पास विलायक है, विलायक है, और ये विलेय है। क्या है बच्चा, विलेय है। दोनों मिलाओगे तो क्या बनेगा, विलयन होगा। अब मान के चले ए वाले का जो वाष्प दाब है पी ए है, पी ए नॉट है शुद्ध अवस्था में, और बी वाले का वाष्प दाब जो है बच्चा पी बी नॉट है। अब इस विलयन का मैं पूछूंगा, पूरे विलयन का वाष्प दाब जो है बच्चा पी कुल है। अब ये पी कुल किसके बराबर होगा, इसका आंशिक दाब प्लस में इसका आंशिक दाब, दोनों को जोड़ दोगे तभी तो विलयन बन रहा है। इन्हीं दोनों को मिलाने के बाद विलयन बन रहा है। क्या हो रहा है बच्चा, इनको और इनको मिला दिया गया तो विलयन बन गया। यदि मैं इसका दाब के बारे में पूछूं कि इस पूरे विलयन का दाब क्या है, तो जो इसके अंदर होंगे उन्हीं के दाब के योग के बराबर होगा ना। मैं पूछूंगा, यदि मैं पूछूं कि मान चलो जैसे आपने मोल प्रभाज निकाला था, तो ए वाले के मोलों की संख्या क्या थी, ए वाले की Na थी, बी वाले की मोलों की संख्या क्या थी बच्चा, Nb है। तो आपने पूछा पूरे विलयन का मोलों की संख्या क्या थी, Na प्लस में Nb, यही बोला था ना, यही बोला था ना। यानी इनके मोलों की संख्या और इनके मोलों की संख्या जोड़ दोगे तो पूरे विलयन का मोलों की संख्या निकल जाए। उसी तरीके से इनके दाब आंशिक दाब और इनके आंशिक दाब को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, मान के चलते क्या हो जाता है, कुल दाब निकल जाएगा। मान के चलते ए वाले इस विलयन के अंदर ए वाले का आंशिक दाब Pa है और बी वाले का आंशिक दाब Pb है। क्या है, Pb। तो क्या हो जाएगा बच्चा, Pa प्लस में Pb हो जाएगा कि नहीं। तो यही बोल रहा है, यही बात कह रहा है कि जो किसी भी घटक का आंशिक दाब, ये क्या बच्चा, आंशिक दाब है, आंशिक दाब, आंशिक दाब, किसी भी घटक का आंशिक दाब Pa जो है बच्चा, वो क्या होता है, उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। उस घटक के, जो भी घटक का आंशिक दाब निकाले उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। बात समझ गए। तो इस समानुपाती चिन्ह को हटाओगे तो क्या हो जाता है बच्चा, एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, Pa नॉट कहते हैं Xa, और Pax जो है बच्चा, ये जो हमारा है शुद्ध अवस्था में घटक A का शुद्ध अवस्था में दाब है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, ठीक है। और ये Pb क्या है, शुद्ध अवस्था में B वाले का वाष्प दाब है। अभी जब नहीं मिलाया गया था तो शुद्ध था, तो ये इसका वाष्प दाब उस समय Pa नॉट था, और ये जब नहीं मिलाया गया तो Pb नॉट था। मिलाने के बाद इनका वाष्प दाब बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Pa हो जाएगा और Pb हो जाएगा। तो यही वैल्यू जो हो जाएगी इसके समानुपाती हो जाएगा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा बच्चा, Pb के लिए करोगे तो क्या हो जाएगा, Xb के क्या होगा, समानुपाती, और Pb बराबर हो जाएगा, समानुपाती हटाओगे तो क्या हो जाएगा, Pb नॉट Xb हो जाएगा। अब ये निकल गया, Pa और Pb के वैल्यू निकल गई, तो मैं P कुल लिख सकता हूं, P कुल बराबर Pa की वैल्यू क्या है, Pa नॉट Xa प्लस में Pb नॉट Xb, P कुल दाब हो जाएगा, विलयन का कुल दाब ये हो जाएगा। इसी को राउल्ट का नियम कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। सबको बात समझ में आ गई,
सबको बातें समझ में आ गई भाई? फटाक से बोल दे भाई, सबको बातें समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आई कि नहीं? ये भी इंटर में आपने पढ़ा था, सबने इंटर में पढ़ा था। सबने इंटर में पढ़ा था बच्चा इसको? हाँ या ना बोल भाई, हाँ या ना? इंटर में सभी ने पढ़ा था इसको? फटाक से बताइए, इंटर में सभी ने इसको पढ़ा था? सभी ने पढ़ा था भाई? चल भाई, तो वही बात बोल रहा है यहां पर, वही बात देखो यहां पे लिखा हुआ है, यानी कि पी ए का जो आंशिक दाब होगा, आंशिक दाब वो मोल प्रभाज एक्स ए और उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी ए नॉट के गुणनफल के बराबर होगा। यही बात उसने वहां पे लिखी है। विलयन का कुल वाष्प दाब जो होगा इसके घटकों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है, जबकि विलयन दो वाष्पशील विलयनों से मिलकर बना हो जिनका आंशिक दाब क्रमशः पी ए और पी बी है, तो क्या हो जाएगा, पी कुल बराबर पी ए प्लस में पी बी हो जाएगा। तो पी ए नॉट, पी ए की वैल्यू पी ए नॉट इंटू पी एक्स ए प्लस में क्या हो जाएगा, पी, दोनों में ये ए हो गया है, यहां पर बच्चा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी हो जाएगा, ठीक है। एस सर, एस सर, एस सर। गौरव यादव, पेपर चल रहा है बच्चा, इसीलिए मैंने इसको लगाया हुआ है, इसलिए मैंने इस वाले चैप्टर को चालू कर रहा हूं कि पेपर में तैयारी भी आपका इसका इसी से हो जाएगा, ठीक है। अब बोला, अतः राउल्ट का नियम यह बताता है कि अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन या कमी विलयन में हुए विलेय की मूल प्रभाज के ही बराबर होती है। इसका मतलब जो बच्चा, यदि इस नियम से आधार से यह पता चलता है कि जब दो वाष्पशील पदार्थ मिलाते तो वो नियम काम करता है, लेकिन जैसे ही एक अवाष्पशील पदार्थ उसके अंदर मिला दोगे तो उसका अवनमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाष्प दाब में कमी हो जाएगी, और वो कमी जो होगी उस विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होगा, यानी कि जो भी मोल प्रभाज उस विलयन का होगा उसके बराबर होगा आपेक्षिक अवनमन। अब मान के चलते हैं राउल्ट के नियम के साथ, यदि मैं कहूं विलेय का जो आपेक्षिक अवनमन है बच्चा, आपेक्षिक अवनमन है, आपेक्षिक अवनमन है भाई, हम मान के चलते क्या भाई, पी नॉट माइनस पी एस है और ये पी नॉट है, ठीक है। आपेक्षिक अवनमन यही होता है, तो हम कह सकते हैं ये पी एस है, ठीक है, पी एस है। तो हम मान के चलते हैं पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट क्या है बच्चा हमारा, वाष्प दाब का शुद्ध अवस्था में है, और ये क्या है, पीएस हमारे विलयन का है, ये विलाय का, ये विलयन का, और बटे किसमें से है। इसका मतलब देख भाई, आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, अवनमन आपने पढ़ा था क्या, पी नॉट माइनस पी एस, यही पढ़ा था। अब आपेक्षिक निकालना है, आपेक्षिक का मतलब किसमें से है, ये अवनमन किसमें से घट रहा है, किससे घट रहा है, पी नॉट पहले सबसे बड़ी वैल्यू थे तो उसी से घटेगा ना, तो क्या हो जाएगा पी नॉट, ये जो होगा वो एक्स ए के पदार्थ ए के जो अवाष्पशील पदार्थ है वो विलेय पदार्थ के विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होगा। और मोल प्रभाज बराबर जानते हो, मोल प्रभाज बराबर जानते हो क्या होता है, विलेय का मोलों की संख्या क्या होती है, एन होती है, मोल प्रभाज बराबर जानते हो विलेय की मोलों की संख्या बटे क्या होता है, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या होती है। क्या होती है, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या होती है, विलयन उपस्थित कुल मोलों की संख्या होती है। यदि मान चलते विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या एन ए है, एन है, और विलाय के मोलों की संख्या क्या है, कैपिटल एन है बच्चा, क्या है, कैपिटल एन है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस में कैपिटल एन हो जाएगा, यही होगा। मान के चलते हैं, अरे भाई मान ले यार, यहां पर बोला है एन जो है, मान के चलते हैं भाई, यहां पर हम मान लेते हैं बच्चा, मान लेते हैं कि हमारे पास विलेय है, ये पदार्थ क्या है, विलेय है,
और इसके अंदर पहले से विलायक मौजूद है। क्या है? विलायक है, विलायक है। इसके मौलिक संख्या कैपिटल एन मान लेते हैं, इसके मौलिक संख्या स्मॉल एन मान लेते हैं। तो इसका मूल प्रभाव, मैं विलय का मूल प्रभाव निकालूं, विलय कर दूं तो क्या हो जाएगा? विलय की मौलिक संख्या, विलय की मौलिक संख्या n है और पूरे विलयन के उपस्थित मौलिक संख्या क्या है? स्मॉल n प्लस में कैपिटल n। यही हो जाएगा, ये हो जाएगा। यही तो बात इसने बोली थी, यही बात तो इसने यहां पर बोली है, यही बात बोली है। और पीएस विलयन का वाष्प दाब है, पी नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। और हमारा जो n है, विलय की मौलिक संख्या कैपिटल n जो है क्या है? विलयन का मौलिक, सॉरी ये विलायक के मौलिक संख्या क्या है बच्चा? विलायक, विलायक, विलायक के मोलों की संख्या है। ठीक है। और W जो है, W क्या है बच्चा? इसी को एक फॉर्म और बढ़ाओगे, भार बराबर मोल बराबर क्या होता है बच्चा? मोल बराबर क्या होता है? क्या होता है बच्चा? मोल बराबर भार बटे अणु भार। भार को हम W से मानते हैं, स्मॉल w, और भार को क्या अणु भार क्या मानते हैं? M से मान लेते हैं। उसी तरीके से W अपान M हो जाएगा, प्लस में कैपिटल W, कैपिटल N है तो कैपिटल W और कैपिटल M कर देंगे। भार बटे अणु भार ही है, इसमें भी भार बटे अणु भार है, भार बटे अणु भार है, वही बात बोली गई है। स्मॉल w और स्मॉल m जो है विलय का भार और अणु भार है, और कैपिटल W तथा कैपिटल M विलायक का भार, विलायक का भार और विलायक का अणु भार है। बात समझ गए? यदि राउल्ट के नियम की सीमा देखी जाए, कहां तक राउल्ट का नियम काम करता है, कहां तक बच्चा राउल्ट का नियम काम कर सकता है, तो एक बात समझना। पहली बात कहता है यह नियम केवल अति तनु विलयन के लिए लागू होता है। इसका मतलब जब विलयन तनु होगा, अति तनु होगा, तभी राउल्ट का नियम लागू कर दोगे। यदि विलयन बहुत ही सांद्र बना दोगे, उस समय राउल्ट का नियम आप लगा नहीं सकते हो, उस समय राउल्ट का नियम नहीं लगा सकते हो। ठीक है बच्चा? ठीक है बच्चा? जब क्या कर सकते हो? यदि आप क्या कर सकते हो, यदि विलयन क्या हो जाए, विलयन यदि सांद्र हो जाए तो उसमें लागू नहीं हो सकता, सिर्फ अति तनु के लिए लागू होगा। दूसरी बात बोल रहा है, यह नियम केवल अवाष्पशील विलय से युक्त विलयनों के लिए लागू होता है। ठीक है, अवाष्पशील विलय पदार्थ के लिए ही लागू होता है, विलय पदार्थ के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है। तीसरी बात, यह नियम ऐसे विलय पदार्थों के लिए लागू नहीं होता है जो विलयन में संगुणित या वियोजित होते हैं। यदि विलयन के अंदर जाके वो टूट जाए या फिर जुड़ जाए आपस में। वियोजित होने का मतलब क्या होता है बच्चा? वियोजन का मतलब होता है, संगुणित का मतलब जुड़ना और वियोजन का मतलब टूटना। यदि वो विलयन के अंदर जाए, जैसे मान के चलो मेरे पास ए बी पदार्थ है, विलयन के अंदर जैसे ही घोला ए बन गया अलग और बी अलग बन गया, तो ये काम नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, तो फिर ये काम नहीं कर पाएंगे, ये राउल्ट का नियम शो नहीं करेंगे। यदि मान के चलो ए पदार्थ A2 था और क्या था? B2 था, दो अणु थे, दोनों को मैंने मिला दिया, ये दोनों जाके AB बना लिए, जुड़ गए दोनों आपस में, जुड़ के एक हो गए, तो ये भी काम नहीं करेगा, ये भी राउल्ट के नियम पे काम नहीं करेगा। बात समझ लें, जुड़ जाए या टूट जाए तो काम नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखना, अब बात करते हैं राउल्ट के नियम के आधार पे विलयन दो प्रकार से होते हैं। देखो, राउल्ट के नियम के आधार पे विलयन दो प्रकार से होते हैं, एक होता है आदर्श विलयन, एक होता है अनादर्श विलयन। किसके आधार पे बच्चा? राउल्ट के नियम के आधार पर। किसके? राउल्ट के नियम के आधार पर विलयन दो प्रकार से, एक आदर्श विलयन और एक बच्चा अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन को आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं और अनादर्श विलयन को नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। बात समझ में आई? तो पहले आदर्श विलयन की बात करते हैं। तो आदर्श विलयन किसे कहेंगे? जो सांद्रता की प्रत्येक परास पर राउल्ट का नियम पालन करता है। इसका मतलब कोई भी सांद्रता हो, कोई भी किसी भी सांद्रता पर कोई भी विलयन यदि राउल्ट के नियम का पालन करता है, यदि कोई विलयन राउल्ट का नियम का पालन करता है, तो हम कहेंगे कि वो आदर्श विलयन है। यदि राउल्ट का नियम का पालन नहीं करता है तो वो क्या होगा? अनादर्श विलयन होगा। और अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। अनादर्श विलयन कितने प्रकार के बच्चा? दो प्रकार के। एक होता है राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन और एक होता है राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। अभी बता देते क्या होता है बच्चा। ठीक है, यानी कि वो राउल्ट का नियम पालन नहीं करते। यदि ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श होगा तो भी राउल्ट का नियम पालन नहीं करेगा, और ऋणात्मक वाला होगा तो भी क्या करेगा बच्चा? वो पालन नहीं करेगा। दूसरी बात,
इनका जो आदर्श विलयन का डेल्टा एच मिक्स होता है, यानी मिलाने के बाद उनका जो एंथैल्पी होता है, पूरे विलयन का एंथैल्पी होती है वो शून्य होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब घोलने के बाद न तो ऊर्जा मुक्त होती है, न घोलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बात समझ गया ना कहने का? डेल्टा एच मिक्स बराबर 0 कहने का मतलब है कि जब घोल रहे हो किसी पदार्थ को, मान के चलो ये पदार्थ है, इसमें मैंने कोई ए पदार्थ को घोला, किसको? ए पदार्थ को घोला, तो घोलने के बाद, घोलने के लिए ना ही कोई ऊर्जा देनी पड़ेगी और ना घोलने के बाद कोई ऊर्जा मुक्त होनी चाहिए, ना इसको ऊर्जा देनी पड़े ना इसको मुक्त हो। इसका मतलब घोलने से पहले जो था, घोलने के बाद भी वही ऊर्जा है, तो इसका मतलब दोनों को अंतर निकालोगे पहले और बाद का, तो हमेशा 0 आएगा। इसका मतलब कह देंगे कि यहां पर जो बच्चा हमारे पास विलयन था वो क्या था? आदर्श विलयन है। ये नियम पालन करेगा तभी आदर्श कहलाएगा, और ये पालन करेगा तो अनादर्श कहलाएगा। अनादर्श में धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक कहलाएगा वो बात करते हैं। यदि डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाए? डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा, 0 से ज्यादा हो, 0 से ज्यादा का मतलब पॉजिटिव हो जाए। क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए, तो उस विलयन को धनात्मक विचलन, अनादर्श विलयन तो होगा लेकिन कैसा होगा? धनात्मक विचलन दिखाएगा। अनादर्श विलयन का धनात्मक विचलन दिखाएगा, और वो अभिक्रिया जो होगी या वो विलयन होगा वो उष्मा शोषी होगा, यानी कि उष्मा को अवशोषित करेगा। ऐसे विलयन, मान के चलो मेरे पास ये विलयन है, धनात्मक विचलन कब दिखाएगा? जब इसको घोलोगे तो इसको उष्मा देनी पड़ जाए। ये नहीं घुल रहा था, अब हमने क्या दे दिया? इसको उष्मा दे दिया, तो ये फटाक से घुलने का काम करने लग गया, घुलने लग गया। इसका मतलब ये क्या दिखाएगा? धनात्मक विचलन दिखाएगा। और यही डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाए? 0 से क्या हो जाए बच्चा? 0 से छोटी हो जाए, तो इसका मतलब ऊर्जा क्या कर रही है? उसमें से ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में हमेशा ऊष्मा क्या होती है? निकलती है, यानी इसको मिलाने के बाद ऊर्जा निकल रही है। यदि ऊर्जा निकल रही है तो इसका मतलब कहेंगे ये क्या है? ऋणात्मक विचलन दिखाने वाला है। क्या है? ऋणात्मक विचलन दिखाने वाला है। ठीक है भाई, चल बच्चा आगे बढ़ते हैं। दूसरा, तीसरी बात इसमें बोलता है, यानी कि ऊर्जा ना ऊर्जा उत्सर्जित होती ना ही अवशोषित होती है। धनात्मक वाले में ऊर्जा अवशोषित होती है, ऋणात्मक वाले में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। बात समझ गया? डेल्टा V की वैल्यू हमेशा इसमें 0 होनी चाहिए। डेल्टा V की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चा? 0 होनी चाहिए। ये डेल्टा V है। डेल्टा V, ठीक है बच्चा। तो इसका जो डेल्टा V होना चाहिए वो 0। इसका कहने का अर्थ ये समझिएगा, कहने का अर्थ ये समझिएगा। देखिए ओवरऑल मैं समझा देता हूं बच्चा, ओवरऑल मैं समझा देता हूं, ओवरऑल मैं समझा देता हूं। देखो ये विलयन है, देखो राउल के नियम के आधार पे 2 तरीके से, ठीक है। अब समझ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये मान के चलो इनमें एक विलयन मैंने बना दिया ये, और एक विलयन इधर बना दिया मैंने, एक विलयन इधर बना दिया, ठीक है। अब मान के चलो इनका राउल का, ये राउल का, पहली बात ये राउल के नियम का पालन करते हैं, राउल के नियम का, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। पालन करते हैं, पहली बात, ठीक है। ये राउल के नियम का पालन करते हैं। दूसरी बात, इनका जो डेल्टा एच होना चाहिए, डेल्टा एच की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब तीसरी बात कि न ऊर्जा मुक्त होनी चाहिए, न ऊर्जा मुक्त हो,
इसका मतलब ना मुक्त हो ना, इसको रहने दो, यानी डेल्टा एच कहने का अर्थ ही हो गया कि ना ऊर्जा मुक्त हो रही है, ना उसको जरूरत है ऊर्जा की, ना ये ऊर्जा को निकाल रहा है, ना ऊर्जा को ले रहा है। तीसरी बात कि इसका डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए बच्चा, 0 होना चाहिए। यदि ऐसा है, ऐसा सब है, तो बोलेंगे आदर्श विलयन। क्या बोलेंगे, आदर्श विलयन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो अनादर्श विलयन दो तरीके से होते हैं। अनादर्श विलयन दो तरीके से होते हैं। एक तो बच्चा धनात्मक, विचलन, एक तो धनात्मक विचलन दिखाने वाला, दूसरा ऋणात्मक विचलन दिखाने वाला। क्या दिखाने वाला, ऋणात्मक विचलन। दोनों के दोनों अनादर्श हैं, ठीक है, ऋणात्मक। इसके लिए क्या होना चाहिए बच्चा, पहली बात कि इसका राउल्ट का नियम ये पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है, ये भी नहीं करता है। ठीक है, दूसरी बात इसकी क्या होनी चाहिए बच्चा, दूसरी बात इसकी होनी चाहिए, दूसरी बात ये होनी चाहिए, ये क्या होगा, इसका डेल्टा एच वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। डेल्टा एच की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तीसरी बात कि इसका डेल्टा वी की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ा। इसका मतलब आयतन मिलाने के बाद, जब विलयन बनाने के बाद आयतन बढ़ जाना चाहिए, मिलाने के बाद आयतन बढ़ जाना चाहिए। मिलाने से पहले मान के चलो आयतन V1 था, मिलाने के बाद आयतन V2 हो गया, तो आयतन की बढ़ोतरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए। ऐसा इसके अंदर आयतन की बढ़ जाना चाहिए। यदि आयतन नहीं बढ़ रहा है तो क्या करेगा, यदि आयतन नहीं बढ़ रहा है, सेम टू सेम है, मिलाने के पहले भी जो आयतन था वही मिलाने के बाद भी आयतन है, तो कहेंगे आदर्श विलयन। यदि आयतन बढ़ जाता है तो अनादर्श विलयन। और इसमें भी क्या होता है, इसमें भी पहली बात ऋणात्मक के लिए क्या होना चाहिए बच्चा, ये भी पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात, इसका डेल्टा एच की वैल्यू बच्चा क्या होनी चाहिए, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, 0 से छोटा। तीसरी बात, इसका जो आयतन है वो भी क्या होना चाहिए, 0 से छोटा, यानी कि घट जाना चाहिए। आयतन बच्चा क्या होना चाहिए, आयतन क्या होना चाहिए, 0 से छोटा, इसका मतलब घट जाना चाहिए, घट जाना चाहिए। पहले था, मिलाने के बाद किसी पदार्थ को मिला दिया गया, विलयन बनाते हो तो विलयन का आयतन क्या होना चाहिए, विलय से कम हो जाना चाहिए, घट जाना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ऋणात्मक विचलन का अनादर्श विलयन कहेंगे। वही बात आपने वहां पे लिखी है, यही बात यहाँ इस पे आपने लिखी है। चौथी बात क्या है, PA, इसमें राउल्ट का नियम पालन करता है, तो राउल्ट के नियम के आधार पे ये काम होना चाहिए और इससे ये निकलना चाहिए और इनसे ये बात होनी चाहिए। ठीक है, और यहां पर क्या होना चाहिए, PA की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, उनके रूल के हिसाब से ज्यादा होनी चाहिए। बात समझा बच्चा, ये बात लिख लेना जो कि इंटर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है बच्चा, AA, AB और BB अन्योन्य क्रिया समान होनी चाहिए, अर्थात A व B का आकार और लक्षण समान होने चाहिए। यानी जो पदार्थ मिला रहे हो उनका जो लक्षण है वो एक समान होना चाहिए। जो ये वाला था, दूसरा, तीसरा, जितने भी पदार्थ मिलाओगे सबका लक्षण एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फलाने कुछ और काम करते ढमकाने, यानी सब सारे लोगों का दिमाग एक होना चाहिए। यदि मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो सारे लोगों को केमिस्ट्री वाले ही बैठने पड़ेंगे। यदि सारे केमिस्ट्री वाले बैठे तो कहेंगे आदर्श विलयन की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, यदि सारे केमिस्ट्री वाले नहीं बैठे, उसी में मैं आर्ट वाला भेज दूं, उसी में आर्ट वालों को बैठा लूं, उसी में कॉमर्स वाले को बैठा लूं, उसी में मान के चलो किसी और को बैठा लूं, 3-4 लोग को और संस्कृत वालों को भी बैठा लूं, इसी में हिंदी वालों को बैठा लूं, तो क्या वो काम करेगा, उतना पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों, तो ऐसे लोगों को अनादर्श विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, अनादर्श विलयन कहेंगे। बात समझ गए। और इसमें क्या होता है, AB का आकर्षण बल AA और BB आकर्षण बलों से क्या होना चाहिए, दुर्बल होना चाहिए। उसी तरीके से इसमें क्या होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए। बस ये बात है, पढ़ लोगे, इसमें लिखा हुआ सारी चीजें। ठीक है, सारी चीज लिखा हुआ है। बात समझ गए। यही क्या कहता है बच्चा, अनादर्श विलयन का। इसमें विलयन समान होना चाहिए, अनुमानित से क्या होना चाहिए, वाष्पदाब क्या होना चाहिए बच्चा, अधिक होना चाहिए, इनमें अनुमानित से अपेक्षा कम होनी चाहिए। तो इसे क्या बोलेंगे, उदाहरण के लिए
तनु विलयन, जैसे बेंजीन और टालविन को एक साथ मिला दोगे और वो क्या करेंगे, हमेशा आदर्श विलयन बनाएंगे। एन हेक्सेन, हेक्सेन को और हेप्टेन को मिला दोगे तो आदर्श विलयन बनाएंगे। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को मिला दोगे तो आदर्श विलयन बनाएंगे। यदि एथिल ब्रोमाइड और एथिल को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा बच्चा, वो बन जाएगा आपका आदर्श विलयन बन जाएगा। लेकिन वहीं पे एसीटोन और एथेनॉल को मिला दोगे तो वो आदर्श विलयन नहीं बनाएंगे, अनादर्श विलयन बनाएंगे। ठीक है, और यानी वो भी कैसा, धनात्मक विचलन बनाएंगे। ठीक है, जल और मेथेनॉल को मिला दोगे, जल एथेनॉल को मिला दोगे तो वो अनादर्श विलयन बनाएंगे। जल को और एल्कोहल जो हमारा दारू होता है उनको मिला देगा बच्चा तो वो कभी भी आदर्श विलयन की तरह काम नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, अनादर्श विलयन की तरह काम करेंगे। वो भी कैसा, धनात्मक विचलन दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, धनात्मक विचलन दिखाएंगे। उसी तरीके से एसीटोन, एनिलीन, ये वाली सारी चीजें हो जाती हैं यहां पर। ठीक है, ये इनके उदाहरण बन जाते हैं। बात समझ में आई भाई, बातें समझ में आ गई सारी। वही बात मैंने पढ़ाई, बस यहाँ पर बेसिक से मैंने ध्यान दे दिया है। मैंने यहाँ पर आपको बेसिक से चीजें ध्यान दे के पढ़ा दिया, बता दिया भाई, बेसिक से बता दिया हुआ है। ठीक है, और उदाहरण इधर भी है, और भी सारा उदाहरण है। स्थिर क्वाथी मिश्रण अभी इसको रहने दो क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है ना, टाइम भी काफी ज्यादा हो गया है, तो इसको अभी रहने देते हैं। इसको कल कर लेते हैं, अगले दिन, नेक्स्ट दिन करते हैं। ठीक है, फटाक से बता दे भाई, बातें समझ में आ गई। बातें समझ में आ गई भाई, हाँ या ना बोल दे यार, हाँ या ना बोल दे भाई। बातें समझ गया हो तो हाँ या ना बोल दो, फटाक से बताइए भाई, फटाक से बता दे, फटाक से बता दे भाई। बातें समझ में आ गई। हाँ सर, चलिए अगला क्वेश्चन जब होगा इसका क्वेश्चन कल करा दिया जाएगा। ठीक है, इनका क्वेश्चन वैसे तैयार है लेकिन कल करा देंगे क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, पेपर भी आपका आने वाला है, तो इसका क्वेश्चन कल करा देंगे और इसके साथ स्थिर क्वाथी पढ़ा देंगे कल। ठीक है, इसे जिसे हम कहते हैं एजियोट्रॉपी कहते हैं। ठीक है, एजियोट्रॉपी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कल पढ़ा दिया जाएगा। आसान है ना, सब आसान है बच्चा, बिल्कुल आसान है ना, कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होने वाली है, ऐसा तो नहीं है बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ें चल रही हैं, बहुत ही आसान है। इंटर में सारी चीज़ पढ़ी हुई है, वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं है इंटर वाला। ठीक है, इसीलिए कहते हैं बस इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें तो आपको इंटर वाली ही मिल जाएंगी। जैसे विलयन का सारा पार्ट इंटर से ही मिल जाएगा आपका, बस इसका क्वेश्चन थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग हो जाता है, बस पढ़ना वही है, पूछने का तरीका अलग हो जाता है, वही समझना आपको बेसिक चीज़ से। चलिए भाई, छोड़ के चलते हैं यहीं पे, धन्यवाद। कल इसका क्वेश्चन हो जाएगा, जितने भी इसके स्थिर क्वाथी फला ढिमकाना जितने भी क्वेश्चन हैं वो कल हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।